जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आपसे आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर जरूर कमेंट किया करें। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो आंसर करेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है। तो आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। याद रखना है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहां गिरती है? तो याद रखना है अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। समझ में आया? तो ये याद रखना है, अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको याद रखना है। अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक, अब यहां से बहुत सारा सवाल बनेगा कि नर्मदा नदी ठीक है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन आपको याद रखना है, पूछेगा कौन सा ऐसा दो पर्वत है जिससे होकर नर्मदा नदी गुजरती है दोनों पर्वत के बीच से। तो याद रखना है विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। समझ में आया? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो अगर पूछेगा कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह विंध्याचल पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच से भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अंत में जाकर अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। समझ में आया? तो याद रखना है कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में खंभात की खाड़ी से जाकर मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, ये सवाल बहुत पूछता है। इसके अलावा आपको यहां से क्या याद रखना है? आपको पता होगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर बांध। तो अगर पूछता है सरदार सरोवर डैम कहां पे है, तो गुजरात में है। तो याद रखना है सरदार सरोवर बांध या डैम कहां पे है? गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम कहां पे है? गुजरात में है और यह नर्मदा नदी के ऊपर है। याद रखना है, तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है जो कि गुजरात में है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। तो अगर पूछता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारी शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो नर्मदा नदी के किनारे याद रखना है कि जबलपुर जो है सबसे ज़्यादा पूछता है, तो जबलपुर। इसके अलावा भरूच शहर है गुजरात में। ठीक है, तो भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल,
विच इज द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो आपको बताना है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आंसर करेंगे तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। समझ में आ रहा है? तो पूछेगा भरतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब आपके लिए यह है कि कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। पता है तो कमेंट कीजिएगा, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक याद रखना उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो वो सब काफ़ी आसान है, लेकिन आपको ये यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सारा याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम आप याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास में आकर लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको एक सवाल आपको बताना है। तमिलनाडु से सवाल पूछेगा आपसे कि तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है। पता है तो बताइए कि तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है। तो तमिलनाडु की मुख्य भाषा है तमिल। पूछेगा तो तमिलनाडु की मुख्य भाषा क्या है? याद रखना है तमिलनाडु की मुख्य भाषा है तमिल। तमिलनाडु की मुख्य भाषा है तमिल। ठीक है, तो याद रहेगा ये। इसके अलावा कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है तुतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में तुतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ऊटी कहाँ पे है? ऊटी कहाँ पे है? तो ऊटी या फिर उडगमंडलम, ऊटी या उडगमंडलम कहाँ पे है? तो याद रखना है ऊटी या उदगमंडलम तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा ये सवाल कि ऊटी या उदगमंडलम जो कि पर्यटन स्थल है ये कहाँ पे है? तो याद रखना है ऊटी या उदगमंडलम तमिलनाडु में आपका है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है यहाँ से? तो कोडाई कनाल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। पूछेगा कोडाई कनाल जो कि हिल स्टेशन है कोडाई कनाल। ठीक है, तो कोडाई कनाल कहाँ पे है? तो कोडाई कनाल भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है तमिलनाडु में, आप जानते हैं रामेश्वरम, कांचीपुरम, चिदम्बरम, इन सब जगहों पे यहाँ पे मंदिर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है। इसके अलावा फोर्ट संग्रहालय है, मेरीना बीच है। ठीक है, तो मेरीना बीच कहाँ पे है? तो यहीं पे है मेरीना बीच, याद रखना है। ठीक है, तो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो फटाफट आंसर करें, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। लेकिन अब आपको क्या बताना है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य आप जानते हैं, आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार चार बड़े राज्य, एरिया के अनुसार चार बड़े भारतीय राज्यों का क्रम। पता है तो बताइए, एरिया के अनुसार चार भारतीय राज्यों का क्रम, चार बड़े भारतीय राज्यों का क्रम। ठीक है, ये आप बताइएगा, चार बड़े भारतीय राज्यों का क्रम, क्योंकि ये सवाल पूछता है तो आपको बताना है एरिया के अनुसार चार बड़े भारतीय राज्यों का क्रम कौन कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ा सा आपको हम इधर इंडिया के बारे में बताते हैं।
तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, आप जानते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख। भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल एरिया है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? या किलोमीटर स्क्वायर। तो याद रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर या 263 वर्ग किलोमीटर, सही रहेगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। और एक सवाल, ये तो ठीक है। अब इसके बाद पूछेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व का कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत का आकृति कैसा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकृति है। कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। याद रखना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि भारत के समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है। तो आपको याद रखना है समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है 7,517 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6 है। तो 7,517 किलोमीटर आपको याद रखना है। 7,516.6 किलोमीटर है। तो याद रखना है कि समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सवाल आपको याद रखना है कि भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। अब अगर आपसे पूछेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो याद रखना है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। समझ में आया? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और याद रखेंगे भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, यानी भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। हम लिख देते हैं क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा और जिनको पता नहीं होगा तो उनको भी ठीक लगेगा कि लिख दे रहे हैं, तो आप याद कर लीजिएगा लिख के। तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? तो इतना सवाल यहाँ से याद रखिएगा। और सवाल पूछ सकता है, जैसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपको पता होगा कि भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, बता दीजिए। सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और ये लद्दाख में है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है, याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु आप लोग जानते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। ये कहाँ पे है बता दीजिए। किबिथु। तो किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु। तो याद रखना है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, जो कि
अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है बता दीजिएगा और कहाँ पे है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है और नाम क्या है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। अब गुहार मोती है कहाँ, तो गुजरात के कच्छ में है, कच्छ जिला में। ठीक है, समझ में आएगा। तो गुहार मोती कहाँ है, कच्छ जिला गुजरात। तो याद रखना है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, कच्छ जिला गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ जिला में गुहार मोती है जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। समझ में आया। तो पूछेगा सवाल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है। ठीक है, और एक सवाल और पूछता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछता है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर क्या होगा बताइएगा। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। तो याद रखना है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है कैप कोमेरीन। ठीक है, कोमेरीन। तो मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है तो कैप कोमेरीन याद रखना। और ये है कहाँ, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु लिख दे रहे हैं, आपको पता ही है कन्याकुमारी यहाँ है। तो याद रखना है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कैप कोमेरीन तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दक्षिणतम बिंदु, तब आपका नाम क्या होगा, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे पूछता है वैसे आपको आंसर करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसको आप याद रखिएगा। और अब आपसे क्या पूछे थे, एक सवाल पूछे थे एरिया के अनुसार 4 भारतीय राज्य। तो एक नंबर में राजस्थान है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये 4 भारतीय राज्य आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि सबको पता है कि एरिया में राजस्थान एक नंबर में है, सबको पता है। लेकिन सवाल बाकी यहाँ से बनता है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे अधिक है ना भारत में। तो कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है, उत्तर प्रदेश, तीसरे में मध्य प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथा बड़ा भारतीय राज्य है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिल सके। अगला सवाल, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लावनी इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो लावनी कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो याद रखना है कि लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा नकटा, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नकटा याद रखना है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो लावनी, नकटा, तमाशा महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, याद रखेंगे। तो लावनी, नकटा और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए बिहार का लोक नृत्य पूछेगा आपसे, तो बिहार का कौन कौन सा लोक नृत्य है आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट कर दीजिएगा बिहार में कौन कौन सा लोक नृत्य है। ठीक है, समझ में आया। बिहार में कौन कौन सा लोक नृत्य है आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। तो गरबा, डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। इसके अलावा टिप्पानी जो है गुजरात का लोक नृत्य है। तो गरबा, डांडिया और टिप्पानी गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछेगा राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है। तो झूमर, आप जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है। तो झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, पूछेगा राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। तो झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। गनगौर, ये इंपॉर्टेंट है, गनगौर कहाँ का लोक नृत्य है। तो गनगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया, आप जानते होंगे कालबेलिया नृत्य जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, तो कालबेलिया, गनगौर और झूमर राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। घूमर पूछेगा तो घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है, लिख सकते हैं आप घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो झूमर, गनगौर और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। समझ में आया। तो झूमर, गनगौर और कालबेलिया राजस्थान के लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और लोक नृत्य आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और फटाफट बताएंगे। ठीक है,
तो आपसे पूछ सकता है झारखंड का कौन कौन सा लोक नृत्य है, झारखंड का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है छऊ। छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, तो सरहुल और छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है। जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो जट जाटिन झारखंड का लोक नृत्य है। डांगा कहाँ का लोक नृत्य है, तो डांगा झारखंड का लोक नृत्य है। विदेशिया, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सोहराई कहाँ का लोक नृत्य है, तो सोहराई झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, तो छऊ, सोहराई, डांगा, विदेशिया, जट जाटिन, सरहुल, ये सब झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये सवाल। ठीक है, बाकी पूछ सकता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आपको याद रखना गढ़वाली और कुमाऊं उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, समझ में आया। छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है, पंडवानी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है पूछेगा तो पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, पंडवानी। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। और तीजन बाई आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के पंडवानी नृत्य से जुड़े हुए हैं तीजन बाई। ठीक है, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी नृत्य जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और पंडवानी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं तीजन बाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य काफ़ी फेमस है, तो मुखौटा नृत्य अगर पूछ देगा, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य दोनों याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। ठीक है, तो मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा यक्षगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान क्या है, लोक नृत्य है कर्नाटक का। तो अगर पूछता है कि यक्षगान क्या है, तो यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा वीरगासे, वीरगासे भी कर्नाटक का लोक नृत्य है, याद रखना है। तो यक्षगान और वीरगासे कर्नाटक का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, बिहू नृत्य आप जानते हैं आसाम में प्रचलित है। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ जो है जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। इसके अलावा भांगड़ा आप जानते हैं कि पंजाब का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो लावनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप जानते हैं कि लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द डैश वेस्टर्न रीजन। आपसे पूछ रहा है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो आप जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो राजस्थान। अब राजस्थान तो नहीं लिखा है, ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली दिया है तो भी आप जानते हैं अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है, राजस्थान में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, तो भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो आपको याद रखना है सही आंसर क्या होगा, अरावली की पहाड़ी। द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द अरावली हिल्स वेस्टर्न रीजन। ठीक है, अब यहाँ से अरावली की पहाड़ी से पूछेगा सवाल कि अरावली पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है। तो अरावली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अरावली जो है रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन। अरावली क्या है, रेसिडुअल पर्वत है, याद रखना है। अरावली जो है रेसिडुअल पर्वत है, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीनतम मोड़दार रेसिडुअल पर्वत है। तो पूछेगा अगर कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है, तो अरावली प्राचीनतम मोड़दार रेसिडुअल पर्वत है, याद रखना है। ठीक है, तो लिखना है कि अरावली प्राचीनतम मोड़दार रेसिडुअल पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा अरावली कहाँ पे है, तो अरावली पर्वत जो है इसका मुख्य हिस्सा राजस्थान में है। तो अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है, याद रखेंगे अरावली पर्वत राजस्थान में है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखना है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है, आप याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है ना, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है, अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अरावली की पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है।
ठीक है, तो पूछेगा लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी अरावली की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। बाकी यहाँ नीलगिरी पहाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछता है, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी से सवाल कि केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी पहाड़ी, पूछेगा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी पहाड़ी, केरल और TN की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पहाड़ी है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ी है। और भी बहुत सारा पहाड़ी है, जैसे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी है। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी स्थित है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सवाल कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा, याद रहेगा कि डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, याद रखना है। और आपसे पूछेगा ये जो डोडा बेटा आप देख रहे हैं ना, यहीं पर ऊंटी है, ऊंटी जो पर्यटन स्थल है जिसको उडग मंडलम भी कहा जाता है, पूछेगा कहाँ है, तो याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है ऊंटी या उडग मंडलम, समझ में आया। तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडग मंडलम या ऊंटी नीलगिरी में ही स्थित है, यानी उडग मंडलम या ऊंटी तमिलनाडु में स्थित है, राज्य बोलेगा तो, और अगर पहाड़ का नाम बोलेगा तो नीलगिरी पहाड़ आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता होगा अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, तो डोडा बेटा, आया समझ में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तब आप आंसर करेंगे डोडा बेटा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, तो आंसर करेंगे भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है, तो पता है तो आंसर करें भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है। तो आप जानते हैं पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य क्या करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। तो याद रखना है कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। क्योंकि जलडमरू मध्य क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जलडमरू मध्य क्या करता है, बोल सकते हैं दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ता है, जबकि दो स्थल खंडों को अलग करता है जलडमरू मध्य। इसका मतलब ये देश को अलग करेगा, ठीक है, देश को अलग करेगा, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, लेकिन जोड़ता किसको है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन भी यहाँ देखते हैं, तो समझ में आ गया कि भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य। अब बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य किसको अलग करता है, तो याद रखना है अलास्का और रूस को अलग करता है, अलास्का और रूस को। तो पूछेगा कि अलास्का और रूस को कौन अलग करता है, कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि अमेरिका और रूस को कौन सा अलग करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस घुमा देता है कभी कभी एग्जाम में। तो अलास्का जो है ना, ये आपका अमेरिका में है, तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी पूछ दे कि अमेरिका और रूस को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, तो याद रखना है बेरिंग जलडमरू मध्य। या फिर पूछेगा अलास्का को रूस से अलग करता है, तो अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। अलास्का कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हम जगह नहीं है यूएसए लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि अमेरिका को रूस से अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस को अलग करता है, किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। अब जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ये पूछेगा किसे जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, लिख लीजिएगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा, समझ में आया।
अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्या बताएं आपको, जलडमरूमध्य जो होगा वो पानी को जोड़ेगा, दो अलग अलग पानी को जोड़ेगा, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। समझ में आया, ये जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है किसको किसको, तो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फिर अगर यही पूछेगा किसे अलग करता है, तो अलग किसको करेगा, देश को करेगा। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है, तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरूमध्य किसे अलग करता है, तो याद रखना है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। एक तो ये तो ठीक है, थोड़ा डीप में दिया है। अब और इससे भी डीप में पूछ सकता है कौन सा क्षेत्र है, तो यूरोप से स्पेन को अलग करता है। तो एग्जाम में ये भी ना हो सकता है, पूछेगा कि स्पेन और मोरक्को को कौन सा जलडमरूमध्य अलग करता है। आया समझ में, तो ये यूरोप में स्पेन हो गया और अफ्रीका में मोरक्को हो गया। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से तैयार रहना है, जैसे पूछेगा वैसे आंसर करना है, ठीक है। तो याद रखना है, पूछेगा स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। समझ में आया, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। इसका मतलब यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पाक जलडमरूमध्य आप समझ गए, पाक जलडमरूमध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरूमध्य। अगला है हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि या जलडमरूमध्य। तो हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। तो पूछेगा हॉर्मुज जलडमरूमध्य किसको जोड़ता है, तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब अलग किसको करता है, तो अलग किसको करता है बताइए, अलग किसको करता है, अलग करता है, ठीक है। तो अब लिखने में भी समय लगता है, आप देखते हैं, आपको समझना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं, सारा चीज़ लिखते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है और फिर बहुत सारा सवाल बताना भी पड़ता है, तो उसमें भी समय लगता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिए। हॉर्मुज जलडमरूमध्य किसे अलग करता है, तो आपको याद रखना ओमान और ईरान को अलग करता है, ठीक है। ओमान और ईरान को अलग करता है, ओमान और ईरान, ठीक है। ओमान और ईरान को अलग करता है हॉर्मुज जलडमरूमध्य, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारा सवाल यहाँ से पूछता है जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। समझ में आया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को प्लीज आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए एक बार। अगला सवाल, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो बताइएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि किस नदी पर है ये आपको बताना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है, तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली नदी द्वीप बनाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पे है ये, असम में। तो याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली, जो कि आसाम में है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि आसाम में पड़ता है, आप याद रखिएगा। आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, याद है कहाँ से निकलती है, बताइए कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील देता है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा डीप भी पूछ सकता है, तो उसको भी आप याद रखना है कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी है, और वहीं पे चेमायुंगडुंग हिमनद है, ये आपको याद रखना है, चेमायुंगडुंग हिमनद, ठीक है। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। समझ में आया, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है, ठीक है। अब इसका बहुत सारा नाम भी है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारा नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, आप ही आंसर कीजिएगा, तिब्बत में क्या कहा जाता है, अभी बताइएगा तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। इसके अलावा पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, अरुणाचल
प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आप आंसर करेंगे। तो देखिए, तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऊपर लिख दे रहे हैं हम, सांगपो या सांपो। सांगपो याद रखना है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या फिर सांपू भी कहा जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना। ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दिहांग। याद रखना है, दिहांग। फिर से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। आया समझ में? पूछेगा ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा गया है? तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र आसाम में कहा गया है। ठीक है, आया समझ में? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कावेरी नदी अगर आपसे पूछे तो आपको पता होगा कि कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, याद रखें। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो अगर पूछता है दक्षिण की गंगा किसे कहा गया है, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। कावेरी नदी पर आप जानते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो याद रखना है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा पूछ सकता है गोदावरी। तो गोदावरी आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। याद रखना है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर समझ में आ गया कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह कहाँ पे है? तो आसाम में है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आप सभी को पढ़ा चुके हैं बहुत बार कि खरीफ फसल जो है वर्षाकालीन फसल है ना। तो खरीफ फसल क्या है? वर्षाकालीन फसल है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है कि खरीफ की फसल जो होती है वो वर्षाकालीन फसल होती है। ठीक है, खरीफ वर्षाकालीन फसल है। बोया कब जाता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है। याद रखना है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल बोया कब जाता है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर या फिर सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो याद रखना है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको भी कि काटा कब जाता है और बोया कब जाता है। ठीक है, तो खरीफ की फसलें जो होती है वर्षाकालीन फसल होती है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक काटा जाता है। और खरीफ फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धान, मूंगफली, तंबाकू, कपास, ठीक है, उसके अलावा सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ फसल में आता है। ठीक है, और रबी फसल क्या होता है? शीतकालीन फसल होता है रबी फसल। ठीक है, रबी फसल जो होता है शीतकालीन फसल होता है, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसल है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग एक बार सपोर्ट कर दीजिए। अगला सवाल, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? मतलब पूछ रहा है कथकली जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आप जानते हैं कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना है कि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। याद रखना है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। केरल का राजकीय भाषा
मलयालम है। ठीक है, याद रखना। और केरल जो है देश का पहला डिजिटल राज्य है। केरल जो है देश का पहला डिजिटल राज्य है। और केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। और एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत ही लक्षद्वीप भी आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है और उसी के अंतर्गत लक्षद्वीप भी आता है, आपको याद रखना है। तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। केरल देश का पहला डिजिटल राज्य है। केरल में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। बहुत पूछता है ये सवाल, रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में होता है, याद रखिएगा। नौका दौड़ के लिए भी केरल जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा केरल में ओणम त्यौहार होता है। ओणम त्यौहार केरल में क्या होता है? ओणम त्यौहार। और ओणम त्यौहार के अवसर पर वहाँ पे नौका दौड़ होता है। ठीक है, तो ओणम त्यौहार कहाँ होता है? केरल में। तो ओणम त्यौहार के अवसर पर केरल में नौका दौड़ होता है। और नौका दौड़ में जो जीतता है उसको कौन सा ट्रॉफी मिलता है, पता है आपको? ये भी पूछेगा एग्जाम में। नौका दौड़ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा, नौका दौड़। तो केरल में ओणम त्यौहार होता है और उसी अवसर पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है और जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी मिलता है। तो पूछेगा नेहरू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है कि नेहरू ट्रॉफी जो है ये आपका नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओणम त्यौहार केरल में होता है जिस अवसर पर नौका दौड़ होता है और जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी मिलता है, याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में है। इसके अलावा मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू त्यौहार। ठीक है, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो समझ में आया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली याद रखना है केरल का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए एक बार। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सांवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टील प्लांट है जो सांवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर कर दीजिए, आंसर क्या हो सकता है? तो आपका सही आंसर होगा टिस्को। ठीक है, याद रखिएगा टिस्को जो है सांवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। टिस्को का गठन कब हुआ था? तो टिस्को का गठन 1907 ईस्वी में हुआ था। टिस्को का गठन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में टिस्को का गठन हुआ था जे.एन. टाटा के द्वारा। तो याद रखना है जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की थी जमशेदपुर में। ठीक है, समझ में आया। तो टिस्को की स्थापना कब की गई? तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फुल फॉर्म क्या है टिस्को का? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड राज्य के जमशेदपुर साक्षी में की गई 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। और किस नदी के संगम पर? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो हो सकता है गलती बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो टिस्को याद रखना है कहाँ पे है? तो टिस्को याद रखना है कि आपका जमशेदपुर में है। टिस्को कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। टिस्को जमशेदपुर में है और 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। और किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है, संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो समझ में आ गया कि कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो टिस्को जो है नहीं आता। बाकी आपको पता है दुर्गापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है उसके तहत 3 स्टील प्लांट का गठन किया गया था, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको पता होगा बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। ठीक है, समझ में आए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था, जबकि तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो में स्टील प्लांट का गठन किया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये सब सवाल बहुत पूछता है और पहले हम बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। समझ में आया? बोकारो स्टील प्लांट।
ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट का गठन 3rd 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। अब ये पूछ सकता है कहाँ कहाँ है, तो देखिएगा दुर्गापुर कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में, आपको पता होगा दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और दुर्गापुर स्टील संयंत्र वेस्ट बंगाल में है, और ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, यानी स्थापित किया गया। तो याद रखना है ब्रिटेन की सहायता से, समझ में आ रहा है। तो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। तो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। पूछेगा भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई कहाँ पे आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में है। याद रखना है भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और किसकी मदद से भिलाई स्टील कारखाना स्थापित किया गया था, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और यह जो है सोवियत संघ यानी रूस की मदद से बनाया गया। तो याद रखना है रूस की मदद से, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से। तो याद रखना है भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह रूस की मदद से स्थापित किया गया था। बाकी बचा क्या, राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ पे है, राउरकेला कहाँ पे बताइए, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है राउरकेला। ठीक है, तो राउरकेला उड़ीसा में है, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो राउरकेला राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टिस्को जो है संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, आप जानते हैं नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो बता दीजिएगा नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, फटाक से आंसर करें, नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, पूछेगा नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल फटाफट देखेंगे। आपसे पूछेगा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति आप जानते हैं श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है, और इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ा है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ा है। रजत क्रांति पूछेगा, रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से जुड़ा है, याद रखना है कि रजत क्रांति अंडा उत्पादन से जुड़ा है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से जुड़ा है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ा है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ा है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ा है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ा है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ा है। ठीक है, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में शायद जूट उत्पादन भी था, तो सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ा है, तो इसको याद रखिएगा, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ा है। ठीक है, जूट उत्पादन से जुड़ा है सुनहरा रेशा क्रांति, समझ में आया, तो जूट उत्पादन से जुड़ा है सुनहरा रेशा क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो सुनहरा रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से जुड़ा है। लाल क्रांति पूछेगा तो टमाटर और मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ है लाल क्रांति, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ है, टमाटर और मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ है लाल क्रांति। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्लास को सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आंसर कीजिएगा लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह का खासियत क्या है, यह परवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। तो आपसे पूछेगा परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह कौन सा है। ठीक है, परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये तो आसान सवाल है, फालतू सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में यही सवाल दे देगा प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह, और ऑप्शन में दे देगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीहरिकोटा द्वीप, न्यू मूर द्वीप, पंपन द्वीप, माजुली द्वीप, व्हीलर द्वीप, तो फिर हवा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है, तो याद रखना है प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह है, और ये कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। इसलिए ध्यान से जो पढ़ते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो अगर सोच रहे हैं कि
ठीक है, कोई फायदा नहीं है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। लक्षद्वीप समूह याद रखना है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। और कुल कितना द्वीप होता है लक्षद्वीप में? तो कुल 36 द्वीप होता है, याद रखना है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। पूछेगा लक्षद्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है, तो लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। ठीक है, अब यहाँ से और भी सवाल देखिए क्या क्या यहाँ आंसर गलत दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है अरब सागर में, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ सकता है, 8 डिग्री चैनल आप जानते हैं किसको किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल पता है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, याद रखना, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अलग करता है, तो लिख लीजिएगा आप पूरा अच्छे से लैंग्वेज में, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। ठीक है, हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवा दें इसलिए बता देते हैं। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, याद रखना। और 10 डिग्री चैनल आपको पता है, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कुछ नहीं करना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग लिखते हैं तो बस माइंड में याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और 10 आप जानते ही हैं बहुत अच्छा नंबर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करेगा उसको 10 में 10 नंबर मिलेगा। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान निकोबार को अलग करता है। समझ में आया? तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। कुल कितना द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, याद रखना है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आंसर कीजिएगा, वेयर इज लठमार होली सेलिब्रेटेड? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो याद रखना है बनारस और नंदगांव। बनारस और नंदगांव में लठमार होली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लठमार होली बनारस और नंदगांव में प्रचलित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल, प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, कौन सा ऐसा मिट्टी है जो प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होता है? तो आंसर कीजिएगा, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो प्रकृति में लवणीय और प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है? ठीक है, तो आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ड्राई सॉइल, शुष्क मिट्टी, बिल्कुल सही है। तो याद रखना है प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय मिट्टी जो होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? शुष्क मिट्टी होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो ठीक है आंसर है कि शुष्क मिट्टी जो है प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। बाकी जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। याद रखना है भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। समझ में आया? भारत में सबसे अधिक जमीन पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी को काप मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को काप मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछता है इनमें से किसे कछारी मिट्टी कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को काप मृदा या कछारी मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। समझ में आया? और जलोढ़ मिट्टी को ही दो भाग में बांटा जाता है, बांगड़ और खादड़, आपको पता होगा। बांगड़ और खादड़, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है, बांगड़ और खादड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगड़। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगड़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को, नई एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? तो नई एलुवियल सॉइल को, एक मिनट,
नई एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? खादड़ कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी आपको पता है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लाल क्यों होता है आपको पता होगा, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, है ना। लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी जो है वो लाल होता है, याद रखिएगा। और काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है, काली मिट्टी या रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर सॉइल कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का पता है क्या होता है? पूछता है एक सवाल कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा द्वारा होती है। ठीक है, उच्च तापमान एवं भारी बारिश, उच्च तापमान एवं भारी बारिश वाले स्थानों पर इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी बारिश होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय मिट्टी है ड्राई सॉइल, शुष्क मिट्टी। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप देख के आंसर कर सकते हैं कि कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नहीं है। तो आप सभी को पता है कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं जो एग्जाम में बहुत पूछता है, और भी सहायक नदी है लेकिन 5 सहायक नदी बहुत पूछता है। जैसे झेलम सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, रावी सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन गंगा तो सिंधु से बहुत बड़ी है। ठीक है, छोटी नदी जो होती है वो सहायक नदी होती है ना, तो गंगा तो सिंधु से बहुत बड़ी है, तो गंगा तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो सिंधु नदी की उपनदी कौन कौन सी है ये आप याद रख सकते हैं। सिंधु नदी की उपनदी है रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा सतलुज, सतलुज और ब्यास, ये 5 नदी आपको याद रखना। और भी है लेकिन ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना है सिंधु नदी की उपनदी है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। समझ में आया? ये 5 नदी आपको याद रखना है। पंचनद कहा जाता है रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास के सम्मिलित रूप को, और ये 5 नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अगर थोड़ा सा और टफ पूछे तो हिमनद का नाम पूछेगा, तो खम्बान हिमनद से निकलती है, सिंगी खम्बान हिमनद से, खम्बान हिमनद। ठीक है, खम्बान हिमनद से। ठीक है, तो पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो ये भी याद रखना है कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। फिर अगर थोड़ा और डीप पूछा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सा हिमनद है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदी यानी पाकिस्तान में राष्ट्रीय नदी कहा जाता है सिंधु नदी को। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? सिंधु नदी की उपनदी नहीं है गंगा, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं, डैश आर द बंजार्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मतलब इनमें से कौन सा जनजाति है जो कि जम्मू और कश्मीर में निवास करते हैं? तो आपको पता, पढ़ा चुके हैं बहुत बार कि गुज्जर बकरवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुज्जर बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करते हैं? गुज्जर बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल जनजाति जम्मू एंड कश्मीर में निवास करते हैं, याद रखिएगा। कुछ और जनजाति आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है, आप ही बताइएगा कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मणिपुर। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है, याद रखना है। ठीक है, मिजो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मिजो, नाम से ही पता चल रहा है मिजो जनजाति मणिपुर में निवास करती है, या मिजोरम में। तो मिजो जनजाति मिजोरम में निवास करती है। देखिए ना, यहाँ मिजो लिखा है, यहाँ भी मिजो लिखा है ना। तो मिजो जनजाति कहाँ निवास करती है? मिजोरम में। तो याद रखना है मिजो जनजाति मिजोरम में निवास करती है। इसके अलावा एक और अच्छा जनजाति है जो पूछता है, तो याद रखना चकमा जनजाति, चकमा। ठीक है, कहाँ पे? मिजोरम में। कुकी जनजाति मणिपुर में। फिर से बता रहे हैं, कुकी जनजाति मणिपुर में।
मिजो जनजाति मिजोरम में, चकमा जनजाति मिजोरम में। ठीक है, तो मिजो और चकमा जनजाति मिजोरम में निवास करती है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है रियांग जनजाति कहाँ निवास करती है। रियांग जनजाति, तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है। कहाँ पे? रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है, याद रखिएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ी पर। भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? भूटिया या भोटिया जनजाति, भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है। लेपचा जनजाति भी सिक्किम में निवास करती है ना। तो भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है, लेपचा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है, याद रखिएगा। सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। सेंटिली जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। गद्दी जनजाति HP मतलब हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। मतलब कौन सा एक नदी है जो प्राकृतिक जल का स्रोत है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है? बहुत अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। बहुत बार आपको पढ़ाए हैं कि इंडिया में एक नदी है जो अपने आप एक जगह गायब भी हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे गायब हो जाती है और कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। एक नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो लूनी नदी आप पढ़ चुके हैं बहुत बार कि लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखना है, लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है, यानी राजस्थान में बहती होगी। ठीक है, और रेगिस्तान तो वही है ना। तो याद रखना है, अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण की दलदली भूमि में गायब हो जाती है। समझ में आया? तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, यानी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी, और यह राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। इसलिए इस नदी को क्या कहा गया है? ये गायब हो जाती है रेगिस्तान में, इसलिए इस नदी को कहा गया है अंतर्वाही नदी। क्या कहा गया है? अंतर्वाही नदी। पूछेगा इनमें से कौन सा अंतर्वाही नदी है? तो लूनी नदी जो है अंतर्वाही नदी है, याद रखेगा, क्योंकि यह जो है दलदली भूमि में गायब हो जाती है। और लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी को लवन नदी भी कहा जाता है। तो अंतर्वाही नदी का उदाहरण है लूनी नदी, और लूनी नदी को लवन नदी भी कहा जाता है, याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला सवाल, उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदली पट्टी के डैश नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर करना है। ठीक है, उत्तरी भारतीय मैदानों में जो दलदली पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा तराई कहा जाता है ना। तो उत्तरी भारतीय मैदान में जो दलदली पट्टी है उसे तराई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, उत्तरी भारतीय मैदानों में दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग रेगुलर क्लास में आते हैं और क्लास को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।